इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 3 महान शासकों में से एक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आज से लगभग 2200 साल पहले एक वंश ने 137 साल तक राज किया। आखिर कैसे 137 साल तक एक वंश ने लगातार एक भारत के एक क्षेत्र मगध पर कैसे राज किया? तो हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आखिर चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, चाणक्य कौन थे और घनानंद कौन था? यह 3 कैरेक्टर है भारत के इतिहास में अहम भूमिका निभाता है। तो बारी बारी से हम एक एक कैरेक्टर को समझते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें घनानंद को समझते हैं कि घनानंद कौन था। तो मौर्य वंश से पहले भारत पर जिस वंश का स्थापना था या जिस वंश का शासन था वो था नंद वंश, और नंद वंश का ही अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। ये आप मैप जो देख सकते हैं पीछे, ये मैप है नंद वंश के समय का। नंद वंश के समय भारत पर नंद वंश ने इतने एरियाओं पर काबिज था, मतलब इतना एरिया पर वो शासन करता था नंद वंश। आगे हम लोग जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्यों घनानंद को युद्ध में हराया, चाणक्य का इसमें क्या रोल था आखिर मौर्य वंश को स्थापित करने में। तो वीडियो में हम लोग आगे जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो घनानंद की सेना में ही एक सेवक के रूप में कार्य करता था, जो घनानंद का कार्य देखकर असंतुष्ट था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, घनानंद का जो कार्य जितना भी कार्य होता था प्रजा के प्रति, जनता के प्रति या किसी अन्य कार्य में भी वो मतलब कि असंतुष्ट था। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो असंतुष्ट था। और आगे हम लोग जानेंगे कि चाणक्य का क्या रोल है इसमें। तो इससे पहले ये कहानी शुरू होने से पहले हम लोग को थोड़ा इतिहास के पीछे पन्नों के बारे में जानना होगा। सिकंदर के बारे में जानना होगा, सेल्यूकस निकेटर के बारे में जानना होगा कि इनका क्या रोल है मौर्य वंश का स्थापना में लाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सिकंदर कहाँ का शासक था, सेल्यूकस निकेटर कौन था। तो जो सिकंदर होता है, सिकंदर यूनान का शासक था। वो दुनिया का सबसे कहा जा सकता है सबसे शक्तिशाली शासक था उस समय का सिकंदर, और उसी का सेनापति जो था वो था सेल्यूकस निकेटर। अब ये कहानी में सेल्यूकस निकेटर एक अहम भूमिका निभाता है, इसलिए सेल्यूकस निकेटर को याद जरूर रखिएगा। तो यह बात है 326 ईसा पूर्व की। 326 ईसा पूर्व पर भारत पर आक्रमण होता है सिकंदर महान का। इसको सिकंदर महान बोला गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट बोला गया। इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट इसलिए बोला गया कि उस समय का सबसे ये मतलब कि बोला जा सकता सबसे शक्तिशाली और जो भी चाहता था वो पाता था, ये ऐसा शासक था सिकंदर। और आगे हम लोग जानेंगे कि सिकंदर का रोल क्या है मौर्य वंश को स्थापना में लाने के लिए। तो 326 ईसा पूर्व में जो सिकंदर रहता है भारत पर आक्रमण करता है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग। आप जैसे ये मैप में देख सकते हैं कि जो ये रेड वाला जो भाग है, रेड वाले भाग पर सिकंदर काबिज हो गया था भारत के। सिकंदर का जब हमला गंधार और तक्षशिला पर होता है, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं तक्षशिला कहाँ पर है। जब यहाँ पर तक्षशिला में जब सिकंदर का आक्रमण होता है, तब यहाँ के ही तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक गुरु रहते चाणक्य मदद के लिए मगध के सम्राट घनानंद के पास जाते हैं। घनानंद के पास ये मदद के लिए जाते हैं सिकंदर के बचाव से बचने के लिए। तो यहाँ के जो राजा रहते हैं घनानंद उनकी मदद करने के जगह उनको अपमान करके दरबार से निकाल देते हैं। और यहीं पर चाणक्य जो रहते हैं वो निर्णय कर लेते हैं कि जो मगध पर एक घमंडी और एक अत्याचारी शासक बैठा हुआ है घनानंद, इसको हटाना है। तभी जाकर इनको यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात होती है। चंद्रगुप्त मौर्य भी जो होते हैं वो इस राजा से, घनानंद राजा से काफी परेशान रहते हैं। इसलिए दोनों ने निर्णय लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जो मिलकर निर्णय लेते हैं कि ये जो राजा घनानंद है इसको इस गद्दी से हटाना है। अब हम लोग बात आते हैं सिकंदर पे। जो सिकंदर उस समय तक्षशिला और गंधार पर कब्जा कर लेता है, तब ये आगे बढ़ता है सिंध और पंजाब की ओर। और सिंध और पंजाब के जो राजा रहते हैं इनका नाम रहता है राजा पोरस से एक पर कब्जा कर लेता है। तब उसके बाद ये आगे बढ़ता है सिंध पंजाब की ओर। जैसा अभी मैप में देख सकते हैं जो सिंध पंजाब है, सिंध पंजाब की ओर बढ़ता है आगे तक्षशिला के बाद।
लेकिन तक्षशिला के बाद जब ये आगे बढ़ते हैं सिंध पंजाब की ओर, तो सिंध और पंजाब के जो राजा रहते हैं, राजा पोरस, तो जो राजा पोरस रहते हैं वो काफी योद्धा की तरह से जब सिकंदर भारत के तक्षशिला और गांधार पर कब्जा कर लेता है, तब उसके बाद यह आगे बढ़ता है सिंध और पंजाब की तरफ। और सिंध और पंजाब के जो राजा रहते हैं, राजा पोरस सिकंदर के बीच एक युद्ध होता है। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया। एक तरफ सिकंदर की सेना रहती है झेलम नदी की उस पार, और एक तरफ पोरस की सेना रहती है। दोनों के बीच युद्ध होता है, और युद्ध में पोरस काफी बहादुरी से सिकंदर से लड़ते हैं, लेकिन अंत में पोरस इस युद्ध को हार जाते हैं। हारने के बाद भी इनकी बहादुरी को देखकर जो राजा सिकंदर रहते हैं वो इनको सम्मानित करते हैं। और इसके बाद जो सिंध और पंजाब को भी जब सिकंदर जीत चुका था पोरस के समय थी, ये बात है 326 ईसा पूर्व में, तो जब ये जीत जाता है सिंध और पंजाब सिकंदर, तब ये आगे की ओर जाना चाहता है। ये और इसकी जो सेनापति रहता है सेल्यूकस निकेटर, ये आगे मगध की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इनकी जो सेना रहती है लगातार युद्ध लड़ने की वजह से, यानी आप मैप में देखिएगा कि ये किस तरह मैसेडोनिया से होते हुए ये भारत आए युद्ध करते हुए, सारे जगहों के राजा महाराजाओं को मारते जो अंत में जो स्वीकार कर ले, कुछ राजा रहते थे जो स्वीकार कर देते थे और कुछ राजा होते थे जो युद्ध करते थे, उनको हरा कर ये आगे भारत की ओर जब सिंध पंजाब तक आ गया और राजा पोरस को हरा दिया, तब इसकी जो सेना होती है, जो सेना इनकी काफी थक जाती है, काफी लगातार युद्ध करने की वजह से काफी थक जाती है, इसलिए यह आगे जाने से इनकार कर देती है। और यहीं से जो सिकंदर रहता है यहीं से मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद बताया जाता है कि यहीं से जाने के बाद जो ईरान रहता है, ईरान का एक शहर है बेबीलोन में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा बोला जाता है, आप कहावत भी सुने होंगे, जो जीता वही सिकंदर। ये बात इसलिए बोला जाता है कि जो सिकंदर था वो दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर राज किया था, इसलिए जो ये कहावत भी बोला जाता है, जो जीता वही सिकंदर। अब आगे हम लोग अपनी कहानी में आते हैं, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी में आते हैं। तो आपने देखा कि कैसे जब चाणक्य जब मदद के लिए जाते हैं मगध के राजा घनानंद के पास, वो इनकार कर देता है और उनका अपमान कर देता है, और यहीं पर मुलाकात होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। और चंद्रगुप्त मौर्य की योग्यता देखकर चाणक्य जो रहते हैं, चाणक्य साथ ही से लेकर चले जाते हैं तक्षशिला, और तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य को अस्त्र और शस्त्र की विद्या दी जाती है, और यहाँ पर एक सेना बनाई जाती है। और सेना बनाने के बाद 322 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच। 322 ईसा पूर्व में एक युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद के बीच, और इस युद्ध में जो घनानंद रहता है पराजित हो जाता है, हार जाता है, और यहीं से शुरू होता है 322 ईसा पूर्व से शुरू होता है मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य स्टार्ट होता है यहीं से। और आगे हम लोग जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के अब हम लोग जानेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण कैसे किया। तो हमारी कहानी में अब एंट्री होती है सेल्यूकस निकेटर की। जो सेल्यूकस निकेटर रहता है यह अपने मालिक सिकंदर के साथ आता है, यह सिकंदर का सेनापति रहता है। सिकंदर जब जितने एरियाओं को जीत जाता है, ये जो एरिया देख रहे हैं, जितना भी एरिया ये जीत जाता है सिकंदर, तो वो जब जाता है तो ये एरिया सेल्यूकस निकेटर को दे देता है, और सेल्यूकस निकेटर जितना भी एरिया रहता है इस पे ये काबिज हो जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे कि सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर हमला कब किया। तो जो सेल्यूकस निकेटर रहता है सही समय का इंतजार करता है, इधर घनानंद हट जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य उसको हरा देता है, तो फिर जो सत्ता पर बैठता है वो चंद्रगुप्त मौर्य बैठता है। और सेल्यूकस निकेटर इसी समय हमला करता है मगध पर, और मगध पर हमला करता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध होता है। युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। सेल्यूकस निकेटर जब हार जाता है तो दोनों के बीच समझौता होता है। समझौता में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह, इसकी बेटी का नाम हेलेना रहता है, अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, और दहेज के रूप में ईरान, कंधार, पाकिस्तान, सिंध, पंजाब और भारत के सिकंदर द्वारा जीती गई अनेक क्षेत्रों को दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। और यहीं से निर्माण होता है
अखंड भारत की। आगे हम लोग जानेंगे कि सेल्यूकस निकेटर को जो उसकी शुरू से इच्छा थी हाथी ले जाने की, वो कैसे मिला। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है, जब समझौता होता है और इतने क्षेत्र मिल जाता है सेल्यूकस, और इतना क्षेत्र जब मिल जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, तो उसने खुशी से 500 हाथी दान कर दिए सेल्यूकस निकेटर को, और यहीं से अखंड भारत का निर्माण होता है। माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वह ईरान, उत्तर पश्चिम में ईरान, नीचे कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तक फैला हुआ था। इतना बड़ा साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना बनाया। आगे की वीडियो में हम लोग दूसरे महान राजाओं के बारे में जानेंगे, जैसे अशोक और अकबर के बारे में। तो आपको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें।